नमस्कार। ओमकार्स गुड टाइम में आपका स्वागत है। आज हम ऐसी शख्सियत के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं जो एक गरीब परिवार में पैदा हुए, किसान परिवार में पैदा हुए, लेकिन किसान परिवार में जन्माए बालक आगे जाकर योग, अध्यात्म, आयुर्वेद, इन सब क्षेत्रों में बहुत बड़ी शख्सियत के रूप में परिवर्तित होते हुए पूरी दुनिया ने देखा। स्वामी रामदेव हरियाणा के महेंद्रगढ़ ज़िले में एक किसान परिवार में रामकृष्ण यादव का जन्म हुआ और जैसे आम तौर पर ग्रामीण बच्चों की परवरिश होती है वैसे ही हुई, अभाव में हुई। एक गरीब परिवार था और ऊपर से 2-2.5 साल की जब अवस्था थी तो पैरालिसिस हो गया। यौगिक क्रियाओं से अलग अलग गुरुकुलों में संस्कृत की शिक्षा ली, योग की, प्राणायाम की प्रारंभिक शिक्षा ली, कुछ गुरुओं के संपर्क में आए और इनका ध्यान अध्यात्म की तरफ, योग की तरफ, एक अलग ही दुनिया की तरफ आकृष्ट हो गया। गुरुकुलीय शिक्षा के बाद इनका रुख हिमालय की कंदराओं की तरफ हुआ। एकांतवास, तपस्या, साधु जीवन, इसके बाद संन्यास और फिर हरिद्वार, गंगा की नगरी, वहाँ इनका पड़ाव। वहाँ एक गुरु की शरण में आयुर्वेद की और दूसरी कुछ विधाओं की जानकारी, विशेषज्ञता। इनके सहयोगी बने आचार्य बालकृष्ण। कब दवा बनाते बनाते योग गुरु बन गए पता ही नहीं चला। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में, उसके बाद शहरी क्षेत्रों में, संस्थाओं में, और उसके बाद शायद 2003 से आस्था चैनल पर विधिवत जो सुबह के सेशन होते थे योग के, प्राणायाम के, उनका प्रसारण। और आस्था चैनल पर इस प्रसारण के बाद ही इनकी न केवल पूरे भारत में बल्कि पूरी दुनिया में एक पहचान कायम हो गई। और पतंजलि ने, दूसरे योग गुरुओं ने योग और प्राणायाम का जो महत्व समझा था उसका प्रचार प्रसार शायद इन्हीं की अगुवाई में होना था, इन्हीं की देखरेख में होना था। नए सिरे से योग को, प्राणायाम को मान्यता मिली, घर घर पहुंचा और लोगों ने स्वस्थ रहने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए योग और प्राणायाम को फिर से अपना लिया। गांव की पगडंडियों पर चलता हुआ रामकृष्ण यादव स्वामी रामदेव, योग गुरु रामदेव के रूप में प्रतिष्ठापित हो चुके थे और राष्ट्रपति भवन हो, प्रधानमंत्री आवास हो, अलग अलग राज्यों के गवर्नर हों, मुख्यमंत्री हों, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हों, फिल्मी हस्तियां हों, औद्योगिक आस्थानों के जो नामचीन चेहरे हों, चाहे मीडिया से जुड़े हुए लोग हों, वो सब रामदेव के योग शिविरों में दिखाई देना शुरू हो गए। ये उनका अनुशासन, सतत संघर्षशीलता, योग के प्रति, आयुर्वेद के प्रति
प्राणायाम के प्रति उनका समर्पण, और अगर सही कहूँ तो उसे प्रतिष्ठापित करने के लिए असीम योगदान, उसी का नतीजा रहा कि पतंजलि योगपीठ की स्थापना हुई हरिद्वार में। आयुर्वेदिक दवाओं का उत्पादन छोटे स्तर पर शुरू हुआ, फिर बड़े स्तर पर शुरू हुआ, और आज स्थिति ये है कि हजारों करोड़ रुपए का टर्नओवर प्रतिवर्ष का उनकी पतंजलि आयुर्वेद कंपनी का है। न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर के देशों में उनकी जो आयुर्वेदिक दवाएं हैं, जो दूसरे उत्पाद हैं, उनकी बिक्री होती है, उनकी सप्लाई होती है, और वो आज अग्रणी जो उद्योग घराने हैं उनको ज़बरदस्त चुनौती दे रहे हैं। स्वामी रामदेव ने राष्ट्रीयता के लिए, राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने के लिए, भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने के लिए, और जो हमारी पुरातन संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, उसको प्रतिष्ठापित करने के लिए भी बहुत बड़ा अभियान चलाया। वो खुद भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे, और 2011-12 में जब अन्ना हजारे के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हुआ, दिल्ली में, बेंगलुरु में, मुंबई में, अहमदाबाद में, कोलकाता में, चेन्नई में, तमाम बड़े शहरों में तिरंगे लिए हुए जब नौजवान सड़कों पर दिखाई दिए, तो उस महायज्ञ में स्वामी रामदेव ने भी अपनी आहुति दी, उसमें शामिल हुए, और उस आंदोलन को एक नई धार दी। छोटे से गांव में एक गरीब किसान के घर पैदा होने वाला बेटा अपने संकल्प के बल पर, अनुशासन के बल पर, जुनून और जोश के बल पर, अनवरत संघर्ष और टारगेट को अचीव करने की भावना के बल पर कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। आज स्वामी रामदेव एक सेलिब्रिटी हैं, वो टीवी शोज़ में दिखाई देते हैं, बहुत प्रखरता के साथ अपने विचार रखते हैं, और जिन मुद्दों को लेकर के उनका जीवन आगे बढ़ा है और उनका संघर्ष आगे बढ़ा है, उनको बहुत प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाते हैं, तर्कों के साथ अपने विरोधियों का जो प्रोपेगेंडा है उसको निषेध करने की क्षमता रखते हैं। 2010-11 में एक ऐसा मौका भी आया था जब वो पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते थे, खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, पर जो भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रतिबद्ध हों, जिन पर किसी तरह के केस ना हो, और जो राष्ट्रीयता की भावना को आगे बढ़ाना चाहते हों, ईमानदारी से शासन प्रशासन चला करके गांव गरीब वंचितों उनकी चिंता करना चाहते हों, और ख़ास तौर से जो अपराधी प्रवृत्ति के पॉलिटिशियन हैं या ऐसी पार्टियां हैं जो ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं, उनको अलग थलग करने का संकल्प रखते हों, उनको लेकर के वो पार्टी बनाना चाहते थे। और उस समय भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में एक भावना भी दिखाई दे रही थी। कांग्रेस के खिलाफ एक आक्रोश, एक गुस्सा दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी 2013 में नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय फलक पर उभरे, और स्वामी रामदेव ने बहुत सोच समझ करके 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को समर्थन का ऐलान कर दिया, और अपने ही तौर तरीक़ों से उनके पक्ष में देश भर में हजारों लाखों किलोमीटर की यात्रा करके समर्थन का ऐलान कर दिया। स्वामी रामदेव ने विदेशों में जो भारतीयों का पैसा जमा है, जिसको वो लाखों करोड़ रुपया बताते हैं, उसको वापस भारत में
लाने की मुहिम शुरू की थी, मांग भी की थी और सरकार से ये अपेक्षा भी की थी कि वो इस दिशा में कदम बढ़ाएगी। कुछ प्रगति भी हुई अरुण जेटली के समय, बहुत सारे देशों से संधियां भी हुई, लेकिन उससे स्वामी रामदेव संतुष्ट नहीं थे। उनका कहना था कि भारत को ऐसे देशों के साथ अपने रिश्ते तोड़ने चाहिए, कम से कम रिश्ते तोड़ने की धमकी तो देनी ही चाहिए, चेतावनी तो देनी ही चाहिए, जो हमारा पैसा नहीं लौटा रहे हैं और जिनके बैंकों में लाखों करोड़ रुपया जमा है, जो भारत की विकास की यात्रा को बहुत तेज़ गति दे सकता है। स्वामी रामदेव अभी भी उस मुहिम को आगे चलाए हुए हैं। स्वामी रामदेव से मेरी पहली मुलाकात 2006 में हुई। वो रोहतक एक योग शिविर के लिए आए थे। मैं 2004 से हरिभूमि हरियाणा संस्करण का संपादक था और चौधरी मित्र सेन आर्य के परिवार से उनका गहरा नाता था, आना जाना था, बहुत प्रेम के विश्वास के संबंध थे। उन्हीं के परिवार में वो आए थे, उन्हीं के बुलावे पर योग शिविर का आयोजन किया था और तब कैप्टन अभिमन्यु ने उनसे मेरा पहला परिचय कराया। उनसे मैंने इंटरव्यू किए, तब भी, योग शिविर के दौरान भी, और उसके बाद भी कई ऐसे मौके आए जब मेरी और स्वामी रामदेव की मुलाकातें हुई। मैंने स्वामी रामदेव के करीब 5-6 बार इंटरव्यू किए हैं, अलग अलग जगह किए हैं। गुड़गांव में भी जब उनका शिविर था तब इंटरव्यू किए थे, दिल्ली में किए थे। इसके अलावा पतंजलि योग पीठ उन्होंने मुझे सहपरिवार बुलाया था, अपनी तमाम आयुर्वेदिक कंपनियों का दौरा भी कराया था अपनी गाड़ी भेज करके। वहाँ भी उनसे बातचीत हुई थी। सोनीपत आए थे, वहाँ भी उनसे इंटरव्यू हुआ था। बहुत सारे ऐसे मौके हैं जब स्वामी रामदेव से मुलाकातें हुई, बातें हुई, इंटरव्यूज़ हुए और वो अलग अलग समय पर प्रकाशित भी हुए। बाद में मेरी एक किताब आई थी, ख़ास मुलाकातें, जिसमें देश विदेश की जानी मानी हस्तियों के इंटरव्यूज़ थे। उनमें स्वामी रामदेव के 5 इंटरव्यूज़ को थोड़ा सा संशोधित करके छापा गया था, लेकिन उस किताब में सबसे लंबा इंटरव्यू अगर किसी का है तो वो स्वामी रामदेव ही हैं। और सबसे अहम बात ये कि स्वामी रामदेव के हाथों ही इस पुस्तक का हरिद्वार में पतंजलि योग पीठ में विमोचन भी हुआ था। उसमें मेरे कई बहुत प्रिय मित्र भी मौजूद थे उस समय। डॉक्टर हरिओम पंवार, ओज के जाने माने कवि, और मेरे परम मित्र वेद प्रकाश शर्मा जो अब नहीं हैं, प्रभात राय से लेकर के सुनील छैया, यशपाल, बहुत सारे मित्र थे जो उस समय मौजूद थे। और स्वामी रामदेव ने उस समय मेरे बारे में, पुस्तक के बारे में कुछ टिप्पणियाँ भी की थी जो मेरे लिए एक धरोहर की तरह है, एक यादगार क्षण की तरह है। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में। हम इसी तरह की यादें, इसी तरह के किस्से कहानियाँ, इसी तरह की शख्सियतों पर और भी एपिसोड लेकर के आते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार।